आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 21 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा पर हमले नहीं थमे, सीज फायर के बावजूद 13 लोगों की मौत। काहिरा से यरूशलेम तक डील, मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ नेतन्याहू से मिले, सीज फायर पर हुई गुफ्तगू। हमास का असर बरकरार, इस्राएली मीडिया बोला गजा की नई हुकूमत में भी हमास का हाथ। कतर का बड़ा बयान, अमीर बोले जंग नहीं, गजा में हुआ कत्लेआम। गजा में पहुंची अधूरी राहत, 6,600 में से सिर्फ 986 ट्रक गजा पहुंचे, भूख बरकरार। वेस्ट बैंक में इस्राएली लड़कियों के हिल गर्ल्स गैंग की करतूत, फलस्तीनियों की फसल लूटने का दावा। ईरान के IRGC चीफ की धमकी, कहा जहन्नुम बना देंगे पूरा इलाका। अमेरिका बोला IRGC है सबसे बड़ा रोड़ा। और फ्रांस के साबिक प्रेसिडेंट सरकोजी 5 साल के लिए जेल के अंदर, तो उधर जापान को मिली पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले कुछ अपडेट्स सुन लीजिए। गजा पर इसराइल के हमले थमे नहीं हैं। 10 अक्टूबर को हुए सीज फायर के बावजूद पिछले 24 घंटे में 13 बॉडीज़ अस्पतालों में पहुँची हैं, यानी 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अमेरिका के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस आज इसराइल में हैं। उनके साथ ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पहुंचे हैं। इधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गजा में खाने पीने का सामान अभी भी टारगेट से बहुत कम पहुंच रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही रास्ते, 2 ही क्रॉसिंग्स खुली हैं। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों ने मदद के रास्ते फ़ौरन खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गजा की सूरत हाल बेहद नाजुक है। गजा के मशरिक़ के इलाके खाली कराए जा चुके हैं, वहाँ अब कोई नहीं जा सकता। इसराइली फ़ौज की खींची हुई पीली लाइन यानी येलो लाइन अब हकीकत बनती जा रही है। हज़ारों लोग अब गजा के सेंट्रल और मगरबी हिस्से में ठूस दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। काहिरा से यरूशलेम तक, इजिप्ट से इसराइल तक गजा के सीज़ फायर पर खुफिया सौदेबाजी शुरू हो चुकी है। बातचीत, नेगोशिएशन। मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हसन रशाद आज इसराइल पहुंचे। यहां उन्होंने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। कहा यह जा रहा है कि बातचीत गजा में अमेरिकी दबाव से बनी नाजुक जंगबंदी को मजबूत करने के लिए हुई। इसराइल से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने ट्रंप के पेश किए गए रोड मैप, गजा रोड मैप, इंसानी मदद की आमद, इसराइल मिस्र ताल्लुकात और इलाकाई हालात पर चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ अब ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ से भी मुलाकात करेंगे, जो फ़िलहाल इसराइल में ही मौजूद हैं। ये मुलाकात इसलिए होगी ताकि सीज़ फायर के अगले दौर की, अगले फेज़ की ज़मीन तय की जा सके, और इसीलिए मिस्र की तरफ से इंटेलिजेंस चीफ इसराइल गए भी हैं। गजा के मुस्तकबिल की हुकूमत में भी हमास का दखल जारी है, ये इसराइली मीडिया का दावा है। इसराइली चैनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर, सरकारी चैनल है कान, उसका दावा है कि हमास ने सीज़ फायर समझौते के बावजूद गजा की आने वाली हुकूमत में अपना असर बनाए रखने की सीक्रेट तैयारी शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने टेक्नोक्रेट सरकार के आधे ओहदे ऐसे लोगों को देने का फैसला किया है जो उसकी सोच और पॉलिसी के हामी हैं, जबकि आधे ओहदे फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़िम्मे छोड़े जाएंगे। पूरा फ्रेमवर्क एक गवर्नमेंट का, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का तय हो रहा है। यानी गजा में नई हुकूमत के नाम पर पुरानी ताकतें फिर से पैर जमा रही हैं और सीज़ फायर के पीछे सियासी शतरंज अब भी जारी है। साफ है कि हमास गजा पर अपनी पकड़ ढीली करने के मूड में नहीं है और इसराइल इस बात से बेहद बेचैन है। कतर के अमीर यानी वहाँ के बादशाह का इसराइल पर सीधा हमला आज ज़ुबान से आया सामने, और कहा उन्होंने कि गजा में जो हुआ वो कत्लेआम है, और इससे पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, लेकिन मीटिंग के बाद, सीज़ फायर के बाद ये पहला ऐसा बयान है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मंगल को गजा में इसराइल की हरकतों को नस्ल कुशी करार दिया, जेनोसाइड करार दिया। कहा यह जंग नहीं थी, जेनोसाइड था। अमीर ने कहा कि इसराइल सीज़ फायर समझौते की धज्जियां उड़ा रहा है और इंटरनेशनल बिरादरी की जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीनी आवाम की वो हिफाजत करे और इस कत्लेआम के मुजरिमों को कटघरे में लाए। शेख तमीम ने वेस्ट बैंक में लगातार सेटलमेंट्स के बढ़ने, गजा में तबाही और अल-अक्सा मस्जिद की हैसियत बदलने की इसराइली कोशिशों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने साफ कहा कि गजा फ़लस्तीन का हिस्सा है और आगे भी फ़लस्तीन का ही हिस्सा रहेगा, इसे कोई कब्ज़ा नहीं सकता, और ऐसा कोई सोच रहा है तो अपने होशो ख्याल से निकालते।
दोस्तों, गजा में सीज फायर लागू हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए हैं, मगर अब तक राहत के सिर्फ 986 ट्रक ही दाखिल हो पाए हैं, जबकि समझौते के मुताबिक 20 अक्टूबर तक 6,600 ट्रक पहुंचने थे। इनमें से महज 14 ट्रक खाने पकाने की गैस और 28 ट्रक सोलर फ्यूल लेकर गए, जो अस्पतालों और बेकरी जैसी अहम ज़रूरतों के लिए लाजमी है। इस मामूली राहत के बीच गजा में इंसानी तबाही और भूख की मार उस कत्लेआम के बाद बढ़ती जा रही है जिसने पूरे शहर को मलबे और मातम में बदल दिया है। सीज फायर के बाद बस बम उस बड़ी तादाद में नहीं गिर रहे, गोलियां नहीं चल रही हैं। हालांकि शहादतें हो रही, लेकिन भूख बरकरार है, मदद आ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी दरियाफ्त थी। गजा में इंसानी ज़िंदगी बचाने और राहत पहुंचाने के लिए सीज फायर को कायम रखना बेहद ज़रूरी है। ये बात यूनाइटेड नेशंस ने फिर याद दिलाई है। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मिडिल ईस्ट स्पोक्स पर्सन अबीर एतेफा ने जिनेवा में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये सीज फायर नाजुक है, मगर इसे बनाए रखना ही जिंदगियां बचाने का इकलौता रास्ता है। उन्होंने अलग फिगर दी, जो पिछली खबर थी उससे अलग फिगर देते हुए बताया कि सीज फायर लागू होने के बाद से अब तक 530 ट्रक गजा पहुंच चुके हैं, जिनमें 6,700 टन से ज़्यादा खाना लाया गया है। ये करीब 5 लाख लोगों को 2 हफ्ते तक खिलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन बाकी के 15 लाख का क्या? वो क्या खाएंगे? और 5 लाख भी सिर्फ 2 वक्त खा पाएंगे 2 हफ्ते तक, 3 बार। इत्तेफाक ने दावा किया कि मदद के काफिले अंदर जा रहे हैं, खाना गोदामों तक पहुंच रहा है और तकसीम भी मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग भूखे हैं। जो भूखे हैं वो बेतहाशा भूखे हैं। गजा समझौते के तहत 15 और फ़लस्तीनी लाशें लौटाई गई हैं। रेड क्रॉस ने बताया कि उसने मंगल को इसराइल से 15 फ़लस्तीनी लाशों की वापसी कराई। ये प्रोसेस अमेरिका की मुदाखलत से हुए सीज फायर समझौते का हिस्सा है। अब तक कुल 165 फ़लस्तीनी बॉडीज़ गजा को सौंपी जा चुकी हैं। समझौते के तहत हर एक इसराइली होस्टेज की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की बॉडीज़ लौटाई जानी हैं। इसराइल ने कल तस्दीक की थी कि हमास ने 13वें इसराइली होस्टेज की बॉडी उसे सौंप दी है। इसराइली लड़कियों का हिल गर्ल्स गैंग फ़लस्तीनियों के बागों से फसल लूट रहा है, उनके खेतों को कुचल रहा है। ये अपने तरह का एक अलग किस्म का सितम है, जिसमें जनाना सेटलर भी पीछे नहीं है। इन लड़कियों के वीडियो के साथ ये दावा किया है फ़लस्तीन की खबरें देने वाले एक्स हैंडल आई ऑन पैलेस्टाइन ने। इस पोस्ट में दावा किया गया, लिखा गया कि वेस्ट बैंक के बैतलहम शहर के करीब नहलीन कस्बे के पास जबल बनियास नाम का एक इलाका है। यहाँ इसराइली सेटलर लड़कियों का एक गिरोह, जो खुद को हिल गर्ल्स यानी पहाड़ी लड़कियां कहता है, वो फ़लस्तीनी किसानों की जैतून की फसल चुरा रहा है। आई ऑन पैलेस्टाइन के मुताबिक इन लड़कियों ने चोरी के वीडियो खुद अपने टिकटॉक अकाउंट्स पर डाले, जिसमें वो मजाक और ठहाकों के साथ फसल तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में म्यूज़िक है, तो हम वो म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से नहीं हम सुना सकते, वरना बस देख लीजिए, ठाके तो लगी रहें, पता चल जाएगा। फ़लस्तीनी इलाकों में सेटलर्स की ऐसी वारदातें अब आम हो चुकी हैं। मेरा मानना है कि अगर उन्हें जैतून की तलब है तो वो मांग कर ले लेती। आखिर उन्होंने फ़लस्तीनियों से ज़मीन भी तो मांगी थी, उनके बाप दादा ने, वो भी तो मिल गई थी। कुछ खबरें यहाँ से। ईरान विल टर्न रीजन इनटू हेल इफ अटैक्ड, गार्ड्स कमांडर वार्न्स। IRGC के जो कमांडर हैं, जो चीफ हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान पर अगर फिर हमला हुआ तो पूरे इलाके को जहन्नुम बना देंगे। ख़ास तौर से उन्होंने अग्रेसर के ख़िलाफ़ बोला, जो भी हमला करेगा हम उसके यहाँ धुआं धुआं कर देंगे सब। ईरान वुड अनलिश डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स टू एनी असॉल्ट ऑन इट्स टेरिटरी। ये कहा गया है मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की तरफ से आज मंगल के रोज़, और उन्होंने याद दिलाया कि 12 रोज़ा जंग जो जून में हुई थी, उसमें हमारी मिसाइलें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और पूरी ताकत के साथ टप से जाकर निशाने पर लगी थी। तो कोई भी इस मुगालते से बाहर आ जाए कि वो हमला दोबारा नहीं हो सकता, वो छोड़िए, उससे ज़ोरदार हमला होगा और इतना धुआं करेंगे, इतनी आग लगाएंगे कि जहन्नुम नज़र आ जाएगा। ये खुली धमकी दी गई, लेकिन ऐसी धमकियां तो उस हमले से पहले दी जा रही थी। फिर एकदम से क्या हो रहा है? अगली हेडलाइन सुनिए। ट्रम्प के स्पेशल एनवॉय हैं, जो स्पेशल एनवॉय हैं सीरिया के लिए और लेबनान के लिए, टॉम बैरक, उसने ये कहा है कि ईरान
पूरे मिडिल ईस्ट के अमन के मामले में एक लौता वाहिद बैरियर है। मेन रुकावट रोड़ा जो है वो ईरान है, और ईरान के लिए उन्होंने किस तरीके से कहा, यही कहा कि ईरान की जो IRGC है उसने सीरिया की ऐसी तैसी करके रख दी, और अब वो लेबनान में भी यही कर रही है, हिजबुल्लाह के पीछे खड़े होकर। हिजबुल्लाह से हम चाहते हैं हथियार डाल दे, लेकिन IRGC की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लेबनान में भी हालात ख़राब हो सकते हैं और ज़्यादा। तो उन्होंने कहा, ऑल डेट स्टैंड्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस इज़ अ हॉस्टाइल एंड ट्रीचरस ईरानियन IRGC लीडरशिप एंड इट्स प्रॉक्सीज। IRGC और उसकी प्रॉक्सीज ये कहते हैं हुतीस को, हिजबुल्लाह को, हमास को। तो कहते हैं कि ये सब पूरे मिडिल ईस्ट की अमन के बीच में रोड़ा है, जबकि हमें पता है गज़ा में इराक में किसी को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। किसने हमला किया था? अफ़गानिस्तान में कितने लोग मरे? लाखों। इराक में लाखों। लीबिया में किसके दखल से गद्दाफी की हुकूमत पलट गई, और आज लीबिया का क्या हाल है? वहाँ के बच्चे फ्री में अमेरिका पढ़ने जाते थे, और आज हर जगह 3-3 हुकूमतें चल रही हैं वहाँ। ये किसने किया? इसके बारे में कभी भूला जाए ना। आते हैं कुछ हेडलाइंस हमारी देसी। फैंटास्टिक डील या फिर 155 टैरिफ। जिनपिंग से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान नहीं है, धमकी है। जिनपिंग से ट्रंप ने कहा है कि या तो हमारे साथ फैंटास्टिक डील कर लो, जैसा हम चाहते हैं वैसा, वरना फिर अब जो 55% टैरिफ है उसे बढ़ाकर हम 155 करेंगे, 100 और ठोकेंगे। सीधी धमकी दी। और ये भी कहा कि ताइवान के मामले में हम बड़े बेफिक्र हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम और हमारी फ़ौज इतनी ताकतवर है कि चाइना कभी भूल कर भी वहाँ ताइवान में कोई गलती या हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। हर तरह की धमकी दी है। अभी मुलाकात होने वाली है जिनपिंग और ट्रंप की। कह रहे हैं हम लोग अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं तो ऐसी तैसी की जाती है। खैर, बढ़ते हैं आगे से। एक हेडलाइन रह गई। फ्रांस के साबिक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी आज 5 साल के लिए जेल के अंदर चले गए। एक करप्शन का मामला है, फंड रेजिंग का मामला है, और लीबिया से इसके तार जुड़े हुए हैं, गद्दाफी वाले लीबिया से। 2007 से 12 तक ये प्रेसिडेंट थे फ्रांस के। निकोलस सरकोजी क्या नाम हुआ करता था। आज अपनी वाइफ का हाथ थामे, कार्ला ब्रूनी का हाथ थामे अपने घर से निकले, कार से गए, जेल में गए। अब जेल में 5 साल रहेंगे। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उन्हें एक अलग कमरा मिलेगा, आइसोलेटेड रूम में रखा जाएगा ताकि सिक्योरिटी पर्पस से। उन्हें एक टीवी मिलेगा वहाँ, उन्हें हफ्ते में 2 किताबें मिलेंगी। उन्होंने किताबें चुन ली है। एक जो पहली किताब चुनी है उसकी स्टोरी यही है कि किसी को गलत इल्ज़ामों में सज़ा दी गई, जेल में डाला गया, और उसने फिर उन सब लोगों से जिसने उन्हें धोखा दिया उसने इंतकाम लिया। तो पहली किताब वो ये पढ़ेंगे। फिर ये भी था कि जो है भाई साहब को खाने का क्या मिलेगा, रूम में उनका पर्सनल शावर मिलेगा, सब कुछ मैंने पढ़ा। तो टेलीफोन मिलेगा, तो मज़े में कैद जाएगी। तो ये इनके मज़े हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं सर। अगली हेडलाइन ये है कि जापान में पहली बार एक फीमेल, एक जनाना मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर बनी है, और ये मजबूत आर्मी और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की हमेशा से एक सपोर्टर रही हैं। ये चाहती हैं ऐसी चीज़ें हों, आर्मी मजबूत हो, दूसरों के असर से निकले, दूसरों की गारंटी से निकले, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव हों, कुछ अमेंडमेंट्स हों। मोदी और ट्रंप ने इन्हें बधाई दी है। इनका नाम है सनेई तकाइची को। तो सनेई तकाइची जापान की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, और दुनिया इन्हें बधाई भी दे रही है। और ये जापान की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। सूडान में एक ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन ये एक अहम जगह हुआ है खार्तूम के एयरपोर्ट पर, जो दारुल हुकूमत है। 2 साल से एयरपोर्ट बंद था खाना जंगी की वजह से। जैसी तैसी कोशिशों से खोला जा रहा था, और ये कल खोला जाने वाला था। उससे पहले ही आज सुबह इस पर दना आकर ड्रोन बरस गए। अब कोई भी मुल्क से फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। ये एक अजीब किस्म की वहाँ पर खाना जंगी चल रही है। वर्ल्ड बैंक ने अंदाज़ा लगाया है कि सीरिया की तामीर-ए-नौ में
रिकंस्ट्रक्शन में कम से कम $216 बिलियन का खर्च आएगा। 216 बिलियन। 13 साल की खाना जंगी में ये मुल्क पूरी तरीके से तबाह हो गया। लगभग 5 लाख लोग मारे गए। लोग इस पर बोले नहीं, क्योंकि उनके हाथ में सस्ता इंटरनेट नहीं था। पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग जानते हैं इस बारे में। 5 लाख लोग मारे गए हैं 13 साल की खाना जंगी में। बशर अल असद ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए जो मुहिम शुरू की, उसके बाद लोग भड़क उठे और उसके बाद एक खाना जंगी शुरू हो गई। नए नए गुट बनने शुरू हो गए। आईसिस और अलकायदा, इन सब ने भी जो है, ख़ास तौर से आईसिस जैसा, यहीं से बना। और वो भी सब विदेशी भाड़े के थे। उनका इन्हें हटाओ, असद को हटाओ, रूस को हटाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।